हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 16 है ये, और इसका नाम है एयर अराउंड अस। और इसको मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, नोट्स में सारा सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, प्लस पॉइंट्स में है इंपॉर्टेंट वर्ड्स और जो लाइन्स हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी हाईलाइटेड हैं, जिससे आपको एग्जाम पर्पस के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको इजीली जो है चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, चैप्टर का नाम ही है एयर अराउंड अस। तो इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो एयर मौजूद है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर और उसके रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, अब फर्स्ट हेडिंग जो अब आ रही है, नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है वो है एटमॉस्फेयर। तो देखिए, हमारे चारों तरफ जो एयर है वो प्रेजेंट होती है। आपने इसको फील किया होगा कि हमारे चारों तरफ एक एयर होती है, जिस तरह से एक ब्लैंकेट होता है। तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि अर्थ के चारों तरफ भी एक ब्लैंकेट मौजूद है, जो कि एयर का बना हुआ है, जैसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये कहाँ तक है? तो ये लगभग समझ लीजिए 1000 किलोमीटर अबव आप सरफेस ऑफ द अर्थ चले जाइए तो वहाँ तक ये पूरा का पूरा ब्लैंकेट ऑफ एयर मौजूद है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे को मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि इस चैनल पे आपको इस तरह की और वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे विजिट किया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके साइज वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इसी तरीके से देखिए, माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल भी है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, तो वो भी आप विजिट करिए। और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। फिर देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, ये जो ये एयर है इसमें क्या कॉम्पोज्ड है, यानी क्या क्या मटेरियल पाए जाते हैं। तो देखिए, 18th सेंचुरी तक, अंटिल दी 18th सेंचुरी माना जाता था, लोग सोचते थे कि जो एयर है वो एक ही सिंगल सब्सटेंस है, इसमें और कोई पदार्थ नहीं मिले हुए हैं। फिर उसके बाद 1774 में जोसेफ प्रेस्ले ने ये शो किया कि जो पार्ट है एयर का वो द गैस ऑक्सीजन। उन्होंने शो किया कि एयर में एक पार्ट है, गैस है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। तब भी उन्हें यही लगा कि एयर इज़ अ मिक्सचर एंड नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। तब ये समझ में आया कि हाँ, एयर जो है एक मिक्सचर है, एक सिर्फ अकेला सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, एयर में जो मिक्सचर की बात हो रही है तो किस चीज़ का मिक्सचर है? तो एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। इसमें है नाइट्रोजन, जो कि 78%, देखिए मैंने हाईलाइटेड किया है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और डायग्राम भी ये पूछा जाता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, सबसे मैक्सिमम नाइट्रोजन है। फिर देखिए, ऑक्सीजन 21% है। रिमेनिंग 1% जो है वो बाकी सब गैसेस भी हैं, जिसे हम आर्गन कहते हैं, अबाउट 0.9 है परसेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो आप देख सकते हो और भी बाकी गैसेस जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में हैं। इसके अलावा वेरिंग क्वांटिटीज़ ऑफ डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर, ये भी सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर की बात की जाए तो एयर में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये जो ऑक्सीजन होती है एयर में, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग प्रोसेस में अपना कोई रोल प्ले नहीं करती है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। बल्कि जब अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो हाँ, ऑक्सीजन जो है बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा कि अगर आप जब कैंडल को जलाते हैं तो वो इसलिए जल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ ऑक्सीजन मौजूद होती है। इस चीज़ को आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप स्टॉप कर दो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कुछ मिनट के लिए, तो तब तक वो कैंडल जलेगी ही नहीं। या फिर अगर आप कैंडल पहले जलाइए आप, तो इसलिए आपकी जल जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर आप उस कैंडल को कवर कर दीजिए भी किसी ग्लास कंटेनर से। थोड़ी देर तक, जब तक उसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी तब तक तो वो कैंडल जलेगी। जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म होगी, कैंडल जो है वो बुझ जाएगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन की परफेक्ट सप्लाई वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जब कभी आग लग जाती है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाए। इसलिए कहा जाता है कि कहीं आग लगी है, किसी को आग लगती है, तो उसको कंबल से लपेट दिया जाए। तो कंबल इससे लपेटने का सेंस यही है कि उसकी जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो रुक जाए, जिससे कि आग और फैले नहीं। इसी के साथ या फिर रेत में उसको लेटा दिया जाए, मतलब सॉइल उसके ऊपर डाल दी जाए। तो इसका भी लॉजिक यही है ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट हो जाए और आग जो है बुझ जाए।
इसके बाद देखिए कि एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बिल्कुल वो 0.03% है, कम है बट ठीक है वो है। तो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एयर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि देखिए हम जब इनहेल करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में, तो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, अपने शरीर की जितनी अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब प्लांट्स का भी यही चीज़ है कि प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसका यूज़ हम करते हैं। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की एक साइकिल चलती है। नेक्स्ट है एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर भी मौजूद होते हैं। जो अमाउंट है वाटर वेपर का वो एयर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, डिफरेंट वेरी मतलब डिफरेंट प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम जो है वाटर वेपर का अमाउंट जो है वो आपको अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह 100% मिले, कहीं 20% मिल गया, कहीं 30% मिल गया, इस तरीके से। इसके बाद देखिए हवा में जो है डस्ट और स्मोक भी मौजूद होती है। आप अपने चारों तरफ देखते हो कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं और ये भी वेरी करते हैं जगह जगह, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे हर टाइम ही, कभी कभी ऐसा होता है। आप देखो दिवाली वगैरह के टाइम पे आपको कितना ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक। इसके साथ ही एयर में आप बहुत सारा धुआं भी मौजूद होता है। ये धुआं जैसे व्हीकल से निकला है, फैक्ट्रीज से निकला है, फायर लाइट से निकला है, ठीक है, जो क्रैकर्स वगैरह से। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डस्ट और स्मोक जो है एयर में जो मौजूद होती है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम ये जो डस्ट और स्मोक जो हवा में मौजूद हैं, जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जब हम हवा सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी देखिए बॉडी में हर एक चीज़ पहले से ही अच्छी तरह से फंक्शन करती है। तो बॉडी में जो हमारे जो नोज़ होती है, नॉस्ट्रिल्स होती है, उसमें फाइन हेयर होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रिल्स में, जो कि जब ये डस्ट और स्मोक हमारे नाक से एंटर करती हैं तभी कहा जाता है कि आपको सांस जो है वो नाक से लेनी चाहिए और मुंह से छोड़नी चाहिए। तो ये जो जब सांस हम नाक से लेते हैं तो ये जो फाइन हेयर होते हैं ये हमारे नॉस्ट्रिल में जो मौजूद होते हैं, तो ये डस्ट और स्मोक को बहुत हद तक रोक लेते हैं हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसने से पहले ही, जिससे कि हम एक तरह से हेल्दी हमेशा बने रहते हैं। बट अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो ये जो डस्ट पार्टिकल और जो स्मोक है वो सीधे ही शरीर में एंटर कर जाएंगे, जो कि हमारे लिए अनहेल्दी हो सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है एयर सपोर्ट्स लाइफ। तो बिल्कुल हवा किस तरह से सपोर्ट करती है लाइफ को, हमें अच्छे से पता है कि खाने के बिना, वाटर के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, बट ऑक्सीजन के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो ब्रीथिंग के लिए सारे ही लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए उन्हें। और ये प्रोसेस है, देखिए ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, जो भी फूड और ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग इन का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिस तरह से फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो उसी तरह से ये रेस्पिरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है कि हम जो भी फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट कर सकें, ये सारी चीज़। तो पूरी अपने लाइफ के फंक्शंस के लिए, बॉडी के और फंक्शंस करवाने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना बहुत ज़रूरी है। लिविंग थिंग्स जितने भी लैंड पे हैं वो सब ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं अपनी नोज़ के द्वारा करते हैं और अपने लंग्स के द्वारा करते हैं, ठीक है। एक प्लांट्स में भी स्मॉल ओपनिंग्स जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जो लीव्स पे मौजूद होते हैं अंडर साइड्स में, वो भी रेस्पिरेशन उसी स्टोमेटा से करते हैं। प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं वाटर में, जैसे वाटर लिली है, उसमें भी स्टोमेटा होते हैं, बट अपर साइड्स ऑफ लीव्स में होते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स में जैसे कि टैप ग्रास है, उसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं। वो जो है दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, वो अपने बॉडी सरफेस के द्वारा जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा ब्रीथ करते हैं। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन बहुत रिक्वायर्ड होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और बट जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन जिस रूप में मौजूद होती है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उसे डायरेक्टली उस तरीके से कंज्यूम नहीं करते, पहले इसका दूसरा रूप कंज्यूम करते हैं। तो उस दूसरे रूप के लिए नाइट्रोजन जो एयर में मौजूद है उसको दूसरे फॉर्म नाइट्रिक एसिड में बदलना पड़ता है। थ्रू ये प्रोसेस किस तरह से बदलती है नाइट्रिक एसिड में, जब लाइटनिंग और रेन होती है, यानी नाइट्रोजन जो हवा में मौजूद है और जब कभी बारिश या बिजली चमकती है तो उस वजह से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सॉइल चेंजेस इट्स टू नाइट्रेट, इसके साथ ही सॉइल में जब ये नाइट्रोजन मिलाई जाती है तो वो नाइट्रेट कंपाउंड्स में बदलती है, जो तब प्लांट्स इसको इस रूप में लेते हैं। इसी तरह और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जब प्लांट्स उसको फिर कंज्यूम कर सकते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
नाइट्रोजन का यूज़ इस मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो फर्टिलाइजर्स जो हैं एसेंशियल नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और उसके बाद अपना खाना बनाने के बाद ये हम सबको भी खाना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल। तो किस तरह से ऑक्सीजन की साइकिल चलती रहती है, क्यों कभी ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती है, क्यों ये हमेशा रहती है। तो देखिए जो परसेंटेज ऑक्सीजन का एयर में जितना भी है वो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है, कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी भी हम यूज़ करते हैं फिर एडेड हो जाती है। और ये कैसे होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें अच्छे से पता है कि प्लांट्स जो है यूज़ करते हैं ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट। However, during the day, oxygen released during photosynthesis is more than the oxygen used up in respiration. तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये जो है ऑक्सीजन जितनी भी रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं और इससे कम क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, इसी वजह से ये हमेशा बैलेंस में रहती है। इसी वजह से देयर इज नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। द नेचुरल साइकिल जो है कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन की जो हम रेस्पिरेशन और बर्निंग के द्वारा करते हैं एंड इट्स रिलेटेड बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन साइकिल। यानी एक नेचुरल साइकिल जिसमें हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन और बर्निंग में, और उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है रिलीज की जा रही है प्लांट्स के द्वारा। तो यही है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन के हिसाब से ऑक्सीजन साइकिल बनती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एयर। विंड आपने देखी होगी, जो विंड है मेक्स विंड मिल्स रोटेट। आपने विंड मिल्स देखी होंगी। विंड मिल्स को विंड जो है जब पहली बात की जो एयर है जब वो मूवेबल होगी, जब वो मूव करती है तो उसको हम विंड कहते हैं। तो विंड मिल्स को रोटेट करने के लिए विंड की आवश्यकता पड़ती है। विंड मिल्स किस किस काम आती हैं, तो विंड मिल्स आपने देखी होंगी कि कहीं कहीं प्लेन एरियाज़ में जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती हैं वहाँ पे आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा पाइप होता है, उसमें 3 जैसे घर में पंखा होता है ना, उस टाइप की विंड मिल्स लगाई जाती हैं। तो इनका इस्तेमाल होता है वाटर को ड्रॉ करने के लिए, ट्यूबवेल से निकालने के लिए, इवन आटा पीसने के लिए, आटा चक्की को चलाने के लिए, साथ ही जनरेट विंड एनर्जी, विंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी। एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बैलून्स, पैराशूट्स, याट ये सब भी है ना वर्क करती हैं बिकॉज ऑफ एयर की मौजूदगी की वजह से। साथ ही देखिए बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो बैट्स हैं वो उड़ते भी हैं, किस वजह से, एयर की मौजूदगी से वजह से। तो इट मीन्स कि हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है देखिए रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर कॉजेज वेदर चेंजेस। आपके वातावरण में जो भी चेंजेस होते हैं, सुबह धूप है, फिर बारिश से स्टार्ट हो जाती है, कभी हवाएं तेज़ चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से वेदर चेंज होता है। सन जो शाइन ब्राइटली करता है, सन एकदम जो तेज़ धूप देता है और हमारे अर्थ को ये हीट भी करता है। और ये अर्थ इसका यही है कि क्योंकि एयर जो है वो गर्म हो जाती है सन की सनलाइट से, हवा गर्म होती है और हवा गर्म होने से चारों तरफ जो हमारा अर्थ है वो भी गर्म हो जाता है। एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड। देखिए हवा भी गर्म होती है और जो हॉट एयर जो हवा गर्म हो जाती है तो वो राइजेस, वो ऊपर की तरफ उड़ती है, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ और बनती जाती है। दिस इज़ हाउ द विंड ब्लोस। और इसी वजह से जो हवा है वो ब्लो करना स्टार्ट करती है। एटमॉस्फेयर जो है वो एक तरह से मेंटेन करता है राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर भी ये मेंटेन करके रखता है। आप देखते हो कि अर्थ का टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई कि सर्वाइव करना यहाँ मुश्किल हो जाए। ओजोन लेयर जो है अपर एटमॉस्फेयर जो है कंटेन करता है एक लेयर ऑफ गैस जिसको हम ओजोन बोलते हैं, और ये ओजोन जो लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे एटमॉस्फेयर में अपर की एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, और ये ओजोन लेयर जो सन की हार्मफुल रेस हमारे अर्थ पे आती हैं उससे हमारा बचाव करती हैं। ये उन हार्मफुल रेस को वहीं के वहीं रोक देती हैं, ओजोन लेयर रोक देती है। ये यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ये चीज़। और ये जो रेज है जैसे सन के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं जो कि आई प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, स्किन कैंसर भी कर सकती हैं हमारी बॉडी में, तो उनको ये अल्ट्रावायलेट रेज को ये जो ओजोन लेयर है वो रोकती है और हमारा बचाव करती है। तो इस तरीके से ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर धीरे धीरे जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें CFC कैपिटल है और स्मॉल s है।
तो ये जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन धीरे धीरे पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में छेद करती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है। तो अगर ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है तो तब फिर ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, जो ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है रोक रही है, वो शायद वो रोक ना पाए और फिर ये अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती पे आएंगी और हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएंगी। अच्छा, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैं बता रही हूँ आपको, जो कि ओजोन लेयर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती जा रही है, डिप्लीटेशन कर रही है ओजोन लेयर का, ये रेफ्रिजरेटर्स और एसीज वगैरह से ये गैस निकलती है। तो इसको रोकना तभी बोला जाता है कि इसको कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक यू एवरीवन।